देखो तारा, गांव से आते वक्त हम तुम्हारे मायके के रास्ते से आ रहे थे और तभी मैंने सोचा कि घर जाते जाते तुम्हें भी मायके से लेते जाओ। फिर जब मैं तुम्हारे मायके गया तब तुम वहां पर थी ही नहीं और तेरी भाभी ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे तूने छोटी छोटी बातों पर तमाशा किया है वहां पर, और इसके चलते अपना मायका छोड़कर उस सहेली के पास रहने चली गई। अरे शादी होने के बाद भी ये नहीं सुधरी। इतनी नालायक कैसे हो सकती है तू? देखिए माँ जी, आप लोगों को पूरी बात नहीं पता। मैंने बेवजह वहां से जाने का फैसला नहीं लिया था। वो जो भी हो, लेकिन तूने गलत किया है। देख बहू, एक बात ध्यान में रख, यहाँ पे तेरी वो नौटंकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। इसलिए सही से रहना और अपनी बचकानी हरकतें और अपना गुस्सा अपने पास ही रखना। बेशरम कहीं की। ससुराल में कोई भी तारा से ठीक से बात नहीं करता। तारा को उसकी माँ विद्या कई बार कॉल करती है, पर तारा उसके कॉल ही नहीं उठाती और वो एक वॉइस नोट भेजती है। प्लीज माँ, मुझे बार बार कॉल मत कीजिए, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दीजिए। जब समय था तब मैं आपको नहीं दिखी, और अब जब मैं आप सबसे दूर हो गई हूँ तब आपको आपकी बेटी याद आ रही है। ये वॉइस नोट सुनकर विद्या चिंतित हो जाती है। हे भगवान, ये लड़की कब तक रूठी रहेगी मुझसे। माँ जी, अब बस बहुत हो गया आपका भी। उस ढीठ लड़की को कॉल या फिर मैसेज कुछ भी मत करना, वरना मैं समीर को बता दूंगी। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे कार्तिक, वो कल जब मैं मार्केट गई थी ना, तब मैंने वहां पर एक सुंदर सा ड्रेस देखा। मुझे वो खरीदना है कार्तिक, प्लीज मुझे पैसे दो ना। क्या? अरे यहाँ पर क्या कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या, जो जब मन किया उस पर से पैसे तोड़कर तुम्हें दे दूं? कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले तुम्हें। पर कार्तिक। अरे सही तो कह रहा है मेरा बेटा। और क्या करना है तुझे ड्रेस पहनकर? कितने सारे कपड़े हैं तेरे पास, बड़ी आई ड्रेस लेने वाली। फालतू के खर्चों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। चुपचाप जो कपड़े हैं वही पहन ले। पर माँ जी, आप तो हर हफ्ते नए कपड़े लेती रहती हो, और आप मुझे ही कह रही हो कि फालतू के खर्चों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अरे वो मेरे और मेरे पति के पैसे हैं, तुझे उससे क्या? अपनी हद में रहकर बात कर मुझसे, और जितना कहा जाता है उतना ही किया कर। ज्यादा चोरी मत बन। चल अब जा, हम सबके लिए चाय बना कर ला। तारा बिना कुछ कहे ही रसोई में चली जाती है, और तब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। हर बार मुझे अपने निजी खर्चे के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, और पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन ढेर सारे ताने और अपमान मिलता है। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं नहीं, अब मैं भी काम करूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी, मेरे खुद के पैसे। फिर किसी और से पैसे मांगने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। तारा अब हिम्मत जुटाकर ये बात सबके सामने कहती है। क्या? हाँ माँ जी, मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं, खुद के पैरों पर खड़ा होना है अब। और उसके बाद मुझे बार बार आपसे या कार्तिक से पैसे मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं अपने खर्चे खुद ही उठाया करूंगी, और तो और अपने भविष्य के लिए भी पैसे जोड़ूंगी। लगे हाथ घर में भी पैसे दिया करूंगी। जरा सोचिए माँ जी, इन सब से कितना बदलाव आ जाएगा। हरगिज नहीं। अरे तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है क्या? ये सारे ख्याल आते कहाँ से है तेरे पास? कोई काम नहीं करेगी तू। माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे घर के काम तो तुमसे संभाले नहीं जाते, और बड़ी आई बाहर जाकर काम करने वाली। और नहीं तो क्या, अरे हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं क्या, जो तुम्हें नौकरी करने की जरूरत पड़ रही है? इस घर की औरतें केवल घर के ही काम करती है और पतियों से एक कदम पीछे ही रहती है। वही तो। पर अगर हम इसी सोच को लेकर बैठ जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैंने ग्रेजुएशन किया है, मुझे भी अपना करियर बनाना है। शादी को अब अच्छे खासे 2 से 3 महीने हो चुके हैं, तो अब तो मैं जॉब कर ही सकती हूँ ना। अरे सत्यानाश हो तेरा और तेरी जॉब का। चुपचाप घर बैठकर अपनी गृहस्थी संभाल। अभी तुम दोनों की शादी को 3 महीने पूरे होने आए हैं। 1.5-2 महीने बाद बच्चे की तैयारी करो। एक औरत का जीवन यही होता है। अगर औरत अपनी घर गृहस्थी नहीं संभालेगी तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा।
नहीं माँ जी, आपकी सोच गलत है। एक औरत घर गृहस्थी के साथ साथ अपना करियर भी संभाल सकती है। बस उसे एक मौके की जरूरत है। अपने ससुराल वालों की, मायके वालों की और खासकर अपने पति के साथ की जरूरत होती है। कार्तिक बेटा, समझा दे अपनी लुगाई को कि मुझे इस विषय पर और कोई बहसबाजी नहीं करनी है, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तारा, अंदर चलो। पर कार्तिक, मैंने कहा ना, चलो अंदर। फिर तारा कार्तिक के साथ कमरे में चली जाती है और अब यह सारी बातें तारा ऋचा को फोन पर बताती है। और तभी, देख तारा, तू अपने ससुराल वालों के दबाव में मत आ। ऐसे बेचारी मत बन। अपने हक के लिए, अपने सपने के लिए लड़ यार। तू नहीं करेगी तो कोई नहीं कर पाएगा। हाँ ऋचा, शायद तू सही कह रही है। तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ थी और आगे भी रहूंगी। अब तारा ऋचा से बात करने के बाद बहुत देर तक सोच में ही रहती है। बस, अब बहुत हो गया। अब मैं और नहीं सहूंगी। ना मायका ना ससुराल, मेरा कोई भी घर नहीं है। मैं दोनों तरफ से पराई हो चुकी हूँ। ना तो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकती हूँ और ना ही मेरा किसी भी चीज पर हक है। 2 मिनट का सुकून भी चाहूँ तो मेरा ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां मैं शांति से रह पाऊँ। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। अब मैंने तय कर लिया है, मैं नौकरी जरूर करूंगी और पैसे भी कमाऊंगी और अपने दम पर एक घर बनाऊंगी जो असल में मेरा अपना घर होगा। तारा अब किसी के भी बारे में बिना सोचे घर बैठे बैठे ही नौकरी की तलाश शुरू करती है। कभी फोन पर तो कभी अखबार में। ऐसे ही एक रोज उसे अखबार में एक बहुत ही अच्छी नौकरी का इश्तिहार मिलता है। अरे वाह, इस अखबार में तो एक नहीं बल्कि 4-4 नौकरियों के बारे में जानकारी दी गई है। इनमें से तो मैं हर एक नौकरी के लिए अप्लाई कर देती हूँ। अगर भगवान की कृपा रही तो मुझे किसी ना किसी जगह तो नौकरी मिल ही जाएगी। फिर तारा उन चारों नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है और उसका इंटरव्यू फोन पर ही हो जाता है। ठीक 2 हफ्तों के बाद उसे एक नौकरी से बुलावा आता है और तब वो बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये वाली नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपकी कृपा से मिल गई। फिर वो जाकर घर में सबको इस बारे में बताती है। और तभी, तुम क्या पागल हो गई हो क्या तारा? नहीं कार्तिक, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैं इस घर में रहूंगी तो एक ना एक दिन सच में पागल हो जाऊंगी। मुझे अपने बलबूते आगे जाना है कार्तिक। पैसों के साथ साथ नाम और इज्जत भी कमानी है और उसके लिए मुझे नौकरी करनी ही होगी। माँ जी, पापा जी, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं घर और बाहर दोनों तरफ की जिम्मेदारियां बखूबी संभालूंगी। ये तो क्या बकवास कर रही है बहू? तुझे मैंने कहा था ना कि नौकरी वोकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तूने मेरी बात नहीं मानी और घर बैठे बैठे नौकरी के लिए अप्लाई भी कर दिया और तुझे वहां से बुलावा भी आ गया। अरे कितनी निर्लज्ज है तू। सच में उस दिन तेरी भाभी सही कह रही थी तेरे बारे में कि तू एक नंबर की ढीठ और निकम्मी है। प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और घर का सारा काम होने के बाद ही ऑफिस जाऊंगी। अरे वो तो तू तब कर पाएगी जब तू यहाँ पर रहेगी। मतलब? अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू नौकरी बिल्कुल नहीं करेगी, पर अगर तुझे नौकरी ही करनी है तो अभी के अभी निकल जाए इस घर से। क्या? एकदम बराबर माँ। तारा एक पल के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वो साहस करके ससुराल छोड़ने का फैसला ले लेती है। हाँ माँ जी, मैं अपनी नौकरी को ससुराल या अपने मायके से बढ़कर रखूंगी, क्योंकि मुझे अब काम करना है, किसी की गुलामी नहीं करनी। मैंने आज तक आप सबके लिए बहुत कर लिया, लेकिन उसके बदले में मुझे अपमान और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अरे जा जा, जाकर फिर से लौट आएगी यहाँ पर। बेवकूफ कहीं की। पिंजरे से उड़ना तो आसान है, लेकिन उड़ान भरना बहुत मुश्किल। अरे तेरा तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि तूने तो अब तेरे मायके में भी कांड कर दिया है।
कहाँ जाएगी इस हालत में तू? आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, क्योंकि अब मैं जहाँ भी जाऊंगी अब से सुखी ही रहूंगी। इतना कहकर तारा ससुराल छोड़कर चली जाती है और उसका यह जवाब सुनकर सभी घर वाले गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। फिर तारा वहां से ऋचा के घर चली जाती है। मुझे माफ कर दे ऋचा, लेकिन तेरे घर के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बस कुछ दिन रहने दे मुझे यहाँ पर, बाद में मैं अपने लिए घर देख लूंगी। लेकिन इस महीने में तुझे कोई पैसे नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जब मेरी पहली पगार हो जाएगी तब मैं तुझे सारे पैसे दे दूंगी। ओ तारा, तू पागल हो गई है क्या? अरे ये तेरा ही घर है और तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऋचा, एक औरत की इज्जत क्या होती है ये मुझे समझ आ चुका है। माना कि तू मेरी पक्की सहेली है, लेकिन फिर भी मैं अब अपने आत्मसम्मान के साथ ही जीवन जीऊंगी। यार तारा, तुझ में आई ये बदलाव को देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आखिरकार तुझ में उस पिंजरे को तोड़कर उड़ान भरने की हिम्मत आ ही गई। तारा अब नौकरी करने लगती है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी होती है। लेकिन जैसे ही पूनम ये बात विद्या को बताती है, विद्या बहुत परेशान हो जाती है। ये लड़की बोरा गई है क्या? इसने तो अब अपना ससुराल भी छोड़ दिया। समीर बेटा, तू चल मेरे साथ। वो ऋचा के पास गई है, मैं उसे मनाऊंगी तो वह समझ जाएगी। चल बेटा। हाँ माँ। फिर समीर और विद्या दोनों तारा के पास जाते हैं और उसे वापस ससुराल जाने के लिए कहते हैं। देख तारा, ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे अकेले तू कैसे रहेगी? अपनी इतनी अच्छी खासी घर गृहस्थी को मत छोड़। परिवार के बिना एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। मेरा कोई परिवार नहीं है। जिनको मैंने अपना माना उन्होंने मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। और आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। अब जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो आप लोगों से ये देखा भी नहीं जा रहा क्या? मुझे मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। वापस अपने घर चल। कौन सा अपना घर माँ? ना मायका ना ससुराल, कहीं पर भी मुझे अपनापन नहीं मिला। शादी के बाद जब मैं मायके आई तब आप लोगों ने भी असली रंग दिखा दिए। लेकिन अब बस माँ, बहुत हुआ। चले जाइए आप दोनों यहाँ से। पर बेटा मेरी बात तो सुन ले। लेकिन तारा उन लोगों की एक नहीं सुनती। इधर पूनम को घर के सारे काम खुद को ही करने पड़ते हैं, जिस कारण वो बहुत परेशान हो जाती है। कार्तिक बेटा, अब तू ही जा और लेकर आ उसे। उस लड़की ने तो अपने मायके वालों की भी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरी बात जरूर सुनेगी। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी तेरे लिए प्यार था और वो अब भी रहेगा। देख बेटा, मैं ये घर अकेली नहीं संभाल सकती, इसीलिए तू जा और लेकर आ उसे। ठीक है माँ। फिर कार्तिक तारा के पास चला जाता है। देखो तारा, मैं तुम्हें यहाँ पर समझाने के लिए नहीं बल्कि सीधे लेने आया हूँ। चलो घर चलो। नहीं कार्तिक, मैं नहीं आऊंगी। देखो तारा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। एक नई शुरुआत करते हैं हम। मैं अपनी नई शुरुआत कर चुकी हूँ कार्तिक, और वो भी अकेले रहने की। पर मुझे उस घर में बिल्कुल भी नहीं आना जहां मेरी और मेरे सपनों की कोई इज्जत नहीं है। अरे कौन से सपने? क्या मिलने वाला है तुम्हें अकेले रहकर? तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगी। देखो, बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूं, चलो वापस। लोगों के घर मुझे तमाशा नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि मैं अकेली रह पाऊंगी, और दूसरी बात ये है कि मुझे तुम जैसों की इज्जत की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अपनी इज्जत अपने पास ही रखो और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी जुर्रत! आवाज नीचे। अब मैं पहले वाली तारा नहीं रही जो चुपचाप तुम्हारा सब कुछ सुनकर लूंगी। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना यहाँ पर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो, अगर एक औरत ठान लेना तो वो कुछ भी कर सकती है। उसे कमजोर समझने की गलती मत करना। इतना कहकर तारा कार्तिक के मुंह पर दरवाजा बंद करती है और कार्तिक तो बस ये सब देखता ही रह जाता है। तारा सबसे दूर होकर खुद को पाती है
और जीवन में कड़ी मेहनत करके एक दिन अपना खुद का घर बना ही लेती है, जिसमें वह बेहद खुश रहती है। बानी और गर्व दोनों अलग हो जाते हैं। अरे अनुष्का बहू, ये रोटियां अभी तक यहाँ पर क्यों पड़ी है? तूने एक्स्ट्रा की रोटी बनाई क्या? नहीं माँ जी, ये रोटियां एक्स्ट्रा की नहीं है, बल्कि देवर जी के हिस्से की रोटियां हैं। आजकल वो अपने कमरे में ही रह रहे हैं। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने और अभी खाना भी नहीं खाया। हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है बहू? मिथिला बहुत घबरा जाती है और वो खाना लेकर गर्भ के कमरे में चली जाती है। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्या बात है? बस यूं ही माँ, वो मैं सुबह वॉक करने गया था, तभी मैंने बाहर ही खा लिया था, इसीलिए मुझे भूख नहीं है। नहीं गर्भ बेटा, मेरा मन बोल रहा है कि कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहा है। ओफो माँ, आप भी ना खामखा चिंता करती रहती हो। मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगा ना, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। पक्का ना बेटा? हाँ माँ, पक्का। इतना कहकर मिथिला वहां से चली जाती है और एक दूसरे से दूर रहकर बानी और गर्भ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या सच में गर्भ सच कह रहा था? जितना मैं उसे जानती और समझती हूँ, वो वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है। दिमाग कह रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन दिल तो ये कह रहा है कि उसकी बातें सच है। क्या करूं? बानी खुद को रोक नहीं पाती और उसका गर्व के प्रति प्यार उसे उस तक खींच ही लेता है। बानी, मैं जानता था बानी कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मेरा प्यार तुम्हें मुझ तक लेकर ही आएगा। सॉरी बानी, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। नहीं गर्व, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने तुम पर इतना बड़ा आरोप लगाया, ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आई लव यू गर्व। आई लव यू टू बानी। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में गर्व एक सीए की इंटर्नशिप में लग जाता है, जिससे वो पैसे भी कमाने लगता है। फिर एक दिन, पंडित जी जल्दी से देखिए और बताइए कि हमारे गर्व और बानी की शादी के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? हाँ पंडित जी। हे भगवान, ये तो गजब हो गया। क्या हुआ पंडित जी? गर्व और बानी की कुंडली को देखकर जो मुहूर्त आ रहा है, वो केवल आने वाले 2 हफ्ते तक का है। और अगर इन 2 हफ्तों में उनकी शादी नहीं कराई, तो आने वाले 3 सालों में बानी और गर्व के जीवन में 7.5 शुरू हो जाएगी। फिर सीधे 3 सालों के बाद का ही मुहूर्त है। क्या? तो इसका मतलब हमें हमारी बच्चों की शादी आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ही करनी होगी? हाँ मिथिला जी। हे भगवान, अब क्या करे वसुधा जी? हमें दोनों बच्चों की शादी करानी ही होगी, वरना बेवजह उन दोनों का भविष्य खतरे में चला जाएगा। लेकिन गर्व तो अभी पढ़ रहा है और इंटर्नशिप से थोड़े बहुत ही पैसे कमा लेता है। फिर ऐसे में कोई बात नहीं मिथिला जी। गर्व ने मुझे और इंद्रेश जी को वादा किया है कि वो सीए तो बनकर ही दिखाएगा और उसकी बातों पर हमें पूरा विश्वास है। और सबसे जरूरी बात, हमारी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ वसुधा जी, वो तो है। इस तरह से मुहूर्त के कारण बानी और गर्व की शादी जल्दी में हो जाती है और इस दौरान अनुष्का कुछ भी नहीं कर पाती। एक पल में ही ये सब क्या हो गया? दोनों एक हुए तो हुए, लेकिन इस कदर। आखिरकार ये मेरी देवरानी बन ही गई। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली। इसे तो मैं अब भी घर के बाहर निकाल कर ही रहूंगी। अब अनुष्का अपनी देवरानी के साथ ठीक से पेश नहीं आती। अरे ओ देवरानी साहिबा, आज तुम्हारी छुट्टी है, इसीलिए तुम ही सारा काम करोगी। आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अनुष्का बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? हफ्ते भर तो ये बेचारी जॉब पर ही काम करती है, एक दिन ही छुट्टी का मिलता है और उस दिन भी तू इससे काम करवाना चाहती है।
रोज तो ये तेरा आधा काम तो करके ही जाती है ना, फिर ऑफिस जाकर बाहर का भी काम संभालती है। रहने दीजिए माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारा काम कर लूंगी भाभी, आप बेफिक्र रहिए। चलो अच्छी बात है। इतना कहकर अनुष्का अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अरे बानी बहू, तू अपनी जेठानी के दबाव में मत आ। यह अनुष्का पहले से ही ऐसी है। लेकिन माँ जी, अगर वो पहले से ही वैसी है तो मैं भी उनकी तरह नहीं बनने वाली। अब जाने दीजिए, उनके कर्म उनके पास, और ये काम थोड़ी ना बाहर वालों के लिए है। ये काम तो मुझे अपने घर वालों के लिए करना है, तो क्या फर्क पड़ता है। सच में बहू, अनुष्का के आने से तो मेरे भाग ही फूटे थे, लेकिन तेरे आने से मेरे भाग ही खुल गए हैं। तुझ जैसी बहू भगवान जी हर सास को दे। शुक्रिया माँ जी। फिर वाणी सारा काम करने लगती है। फिर रात में जब कर्व पानी पीने के लिए उठता है, तभी वो रजत और अनुष्का के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। अरे क्या घूमने चलो की रट लगा के रखी है तुमने। मेरा तुम्हारे साथ कहीं भी जाने का मन बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मुझे बख्श दो और बार बार ये एक ही राग आलापना बंद करो। सच में तुम बहुत बदल चुके हो रजत। एक तुम्हारा छोटा भाई है और एक तुम हो। अरे देवर जी को देखो जरा, बानी और उनकी शादी हाल ही में हुई है और उन दोनों में कितना प्यार है। वो दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है। हाँ नहीं है, तुम्हारे साथ रहता हूँ उसी का शुक्र मना। और अब आज के बाद इस विषय पर मुझे कोई चिक चिक नहीं चाहिए, समझ गई ना। अनुष्का और रजत के झगड़े देखकर गर्व बहुत चिंता में पड़ जाता है और फिर वो अगले दिन ये सारी बातें बानी को बताता है। क्या? हाँ बानी, भैया और भाभी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मुझे तो उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। हाँ गर्व, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं भैया से बात करता हूँ। नहीं गर्व, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बात उन दोनों के बीच में है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा हो और बस कल रात को ही झगड़ा हुआ हो। और झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता। हाँ बानी, लेकिन कल के उनके झगड़े को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई मामूली झगड़ा है। खैर, तुम सही हो, हमें दो लोगों के बीच में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। और मैं तो भैया से छोटा हूँ, तो मेरा उनसे इस बारे में बात करना भी सही नहीं होगा। अब बानी के आने से घर में अनुष्का को कोई पूछता भी नहीं और इस हालत में वो अब हर समय गुस्से में ही रहने लगती है। अरे भाभी, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। रजत भैया ने तारीफ की या नहीं? चुप रहो बानी, मेरा मूड आज बात करने का बिल्कुल भी नहीं है। जाओ, जाकर अपना काम करो। लेकिन भाभी, अनुष्का वहां से चली जाती है। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। पिछले 2 दिनों से ये कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ करने लगी है। भगवान करे कि भैया और भाभी के बीच में सब कुछ ठीक हो। फिर एक दिन, अरे वाह बानी, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही मजेदार होता है और तुम घर और बाहर दोनों जगह को बखूबी निभाती हो, और ये बात तो एकदम कमाल की है। धन्यवाद माँ जी, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बुज़दिल होने की भी हद होती है माँ जी, और आप तो वो भी पार कर रही हो। इतने सालों तक मैंने आप सबको इतने पकवान बना बना कर खिलाए हैं, लेकिन तब आप सबके मुंह से मेरे लिए तारीफ कभी नहीं निकली, और अब बानी के लिए बराबर तारीफ निकल रही है। और इन सब से यही समझ आता है कि आप लोग कितने एहसान फरामोश हो, और खास करके आप माँ जी। अपनी जबान संभाल कर बात कर अनुष्का। अरे शुरुआत से लेकर आज तक तेरे मुंह पर बस 12 ही बजे हुए होते हैं। तूने कभी कोई अच्छा काम किया है क्या? कभी किसी की इज्जत की है? कभी किसी के साथ खुशी से पेश आई है क्या? नहीं ना, तो क्यों करेंगे हम तुझ जैसी नालायक औरत की तारीफ। अरे माँ जी, जाने दीजिए ना, शाम के समय मत झगड़िए। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है बानी।
ये जो अच्छाई की मूरत बन के फिरती हो ना तुम, ये नाटक करना बंद कर दो। हे अनुष्का, खबरदार जो मेरी बहू को कुछ भी बोला तो। हे भगवान, माँ जी आप तो चुप हो जाइए। और भाभी प्लीज घर में शांति रखिए। पापा जी के आने का समय हो गया है और उन्होंने आप दोनों को ऐसे देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे। अब अनुष्का गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं फिर भी अपनी चाल चलूंगी। अगले हफ्ते गर्व की सीए की एग्जाम है, लेकिन मेरे होते हुए वो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। फिर जब गर्व की एग्जाम होती है उस दिन अनुष्का सबके उठने से पहले ही गर्व की गाड़ी के पेट्रोल की टंकी में होल कर देती है। अब आएगा मजा। एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले ही गर्व की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा और फिर वो एग्जाम दे ही नहीं पाएगा और उसके बाद टूटेगी उसकी और बानी की शादी। फिर गर्व उसी गाड़ी में सवार होकर एग्जाम देने के लिए निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचने पर उसकी गाड़ी रुक जाती है। ओ गॉड, ये क्या हुआ? सारा पेट्रोल खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, ऑनलाइन मैप पे देखता हूँ कि आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या। लेकिन जब वो अपना फोन देखता है तब नेटवर्क जा चुका होता है और वो अब एग्जाम के लिए दौड़कर जाने लगता है। नहीं गर्व, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। तुझे सीए तो बनकर ही रहना है। इतनी दूर तक आया है तू, खाली हाथ जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जीत हासिल करने के लिए। गर्व हिम्मत नहीं हारता और वो दौड़ते हुए एग्जाम हॉल तक पहुंच जाता है और आखिरकार वो एग्जाम दे ही देता है। फिर रात में जब ये बात अनुष्का को पता चलती है तभी, अरे नहीं, मेरी तो ये चाल भी नाकामयाब हो गई। अगर ये सच में से ये बन गया तो नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब अनुष्का बहुत परेशान हो जाती है। ये सब क्या है अनुष्का? अरे तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे रूम में आने से पहले पूरा रूम ठंडा चाहिए, तो एसी ऑन करना कैसे भूल गई तुम? और आज भी तुमने मेरी अलमारी की सफाई नहीं की है। अरे करती क्या हो तुम दिन भर? बस आराम फरमाना आता है तुम्हें। माफ करना रजत, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आज मैंने ये काम नहीं किए। अरे बंद करो अपना ये नाटक, बस बहाने देना आता है तुम्हें, कामचोर कहीं की। अनुष्का और रजत के बीच बढ़ते तनाव को देखकर बानी और गर्व की चिंता भी बढ़ जाती है। वही कुछ दिनों के बाद गर्व का रिजल्ट आ जाता है और वो सीए बन ही जाता है, जिससे घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और उसी दिन अनुष्का और रजत की शादी की सालगिरह भी होती है, लेकिन वो बेचारी उदास बैठी होती है। आज मेरी शादी की सालगिरह है, लेकिन मैं रजत से क्या ही उम्मीद रखूं? जो आदमी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, वो मुझे सालगिरह की बधाई क्या ही देगा? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। उतने में वहां पर रजत आता है और वो उसे एक गिफ्ट देता है। शादी की सालगिरह मुबारक हो मेरी जान, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। रजत तुम, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं अनुष्का, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। और मुझे माफ कर दो अनुष्का, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे बानी और गर्व ने समझाया कि मैं कितना गलत हूं और मुझे तुम्हें प्यार और समय देना चाहिए। बाकी चीजों का गुस्सा में तुम पे ना उतार कर तुम्हारे साथ अपना सुख दुख बांटना चाहिए। क्या? सच में? शुक्रिया रजत, तुम्हें भी ये सालगिरह बहुत मुबारक हो। अब अनुष्का को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। फिर वो बानी और गर्व के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन आज जब रजत ने मुझे ये बताया कि तुम दोनों के कारण ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, तब मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जिन लोगों को मैं अलग करना चाहती थी,
आज उन्हीं के कारण मैं और मेरे पति फिर से एक हो पाए हैं। मैं आप दोनों से तहे दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज भाभी, आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए। आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमें खुशी तो इस बात की है कि आपको आखिर में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हाँ भाभी, आपकी आंखों से और बातों से ये साफ झलक रहा है कि आपको वाकई में आपकी गलती का एहसास हो गया है। अब बताइए, अब तो आप अपनी देवरानी को अपनाओगी ना? हाँ वानी, बिल्कुल अपनाऊंगी। तो दीजिए मुझे एक जोर की झप्पी। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। आरोही फौरन समर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसे वहां पर एडमिट किया जाता है। हे भगवान, ये सब मेरी ही लापरवाही के कारण हुआ है। बेचारा मेरा बेटा। फिर आरोही घबराकर अरविंद को भी वहीं पर बुला लेती है। आरोही, तुम चिंता मत करो, उसे बहुत तेज बुखार आया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे एडमिट किया है। 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। हाँ अरविंद, उम्मीद तो अब यही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन आरोही, तुम ऐसी हालत में उसे छोड़कर गई ही क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं पार्टी में चली गई। उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर विराट का अच्छा दोस्त होता है और वो विराट को फोन करके समर के एडमिट होने की खबर दे देता है, जिसके बाद विराट तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच ऋषभ कि तूने मुझे कॉल करके मेरे बेटे के बारे में बताया। अभी कैसी है उसकी तबीयत? अभी तो उसका बुखार कम हुआ है, लेकिन अगर भाभी ने उसे लाने में थोड़ी और देर कर दी होती ना, तो शायद उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हो जाती। अच्छा, तो ये डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है। लेकिन डॉक्टर ऋषभ, इसे बताकर आपने बिल्कुल सही नहीं किया। अरे चुप करो तुम, इसने बिल्कुल सही किया है। एक तो तुम्हारे कारण मेरा बेटा अंदर एडमिट हुआ है और ऊपर से तुम यहाँ पर खड़े रहकर मेरे दोस्त को ही डांट रही हो। अरे और कितनी बेशरम बनोगी तुम। ज्यादा मत बोलो विराट, ये तुम्हारा घर नहीं है, हॉस्पिटल में खड़े हैं हम। बोलूंगा मैं, अब तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। अरे तुम्हें क्या लगता है कि बोलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? अब मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ, अरे मैं भी यहीं पर बैठी हूँ, हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ उसे। देखिए, आप दोनों यहाँ पर बहस मत कीजिए और जो समर बोलेगा अब से वही कीजिए। कुछ ही दिनों में समर ठीक हो जाता है। तभी, चलो समर बेटा, अब तुम्हें डिस्चार्ज मिल चुका है। नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे पापा के साथ जाना है, अपने दादू दादी के पास। क्या? लेकिन क्यों बेटा, तुम्हें मम्मा के पास क्यों नहीं जाना? नहीं पापा, मैं वहां पर अकेला रहता हूँ। मम्मा तो मुझे समय भी नहीं देती और मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करती। क्या? हाँ पापा, और तो और मुझे जो खाने में पसंद है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देती। मुझे दादी के हाथ का खाने का बहुत मन कर रहा है और अब मुझे मम्मा के पास नहीं जाना है। आप मुझे अपने साथ ही लेकर चलो पप्पा। ठीक है समर बेटा, जरूर। देख लिया ना आरोही? समर, ये सब बातें बनाना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ ही चलो। नहीं मम्मा, मुझे पापा के घर जाना है, आपके घर नहीं। मैंने कहा ना चलो। देखो आरोही, तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। समर ने कह दिया सो कह दिया। चलो समर। फिर विराट समर को अपने साथ लेकर जाता है और ये सब देखकर भी आरोही कुछ भी नहीं कर पाती। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो उसके साथ चला गया। देखो आरोही, तुम्हें समर को वक्त और प्यार देना चाहिए था, वरना आज वो इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। आरोही को इस बात का बहुत दुख होता है और वो अब हर समय पहले से भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वही समर अपने पापा के घर जाकर बहुत खुश हो जाता है। ये लो बेटा, तुम्हारे पसंद के गुलाब जामुन। वाह दादी, ये गुलाब जामुन तो बहुत ही यम्मी लग रहे हैं।
मैंने आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया। और दादू, अब हम साथ में लूडो खेलेंगे और मैं आपको हराऊंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलो अच्छा ही है जो अब मेरा बेटा फिर से मेरे पास आ गया है। आरोही तो कभी सुधरने वाली नहीं है, इसीलिए अब मैं उसे भूलकर अपनी जीवन की नई शुरुआत करूंगा। आरोही के मायके वाले भी समर से मिलने चले जाते हैं और सब उसे खूब लाड़ प्यार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोही घर में बैठे हुए समर को बहुत याद करती है। रोज जब मैं काम से घर पर आती थी तो समर मेरा इंतजार करते हुए बालकनी में बैठा रहता था, लेकिन आज ये बालकनी सूनी लग रही है। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ बेटा। मैंने तो हमेशा ही तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझ में थोड़ी कमियां रह गई, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था बेटा। फिर एक दिन जब आरोही बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी उसे वहां पर बरखा मिलती है। अरे बहू, तू यहाँ पर क्यों? ये बाजार क्या आपने खरीद के रखा है क्या? अरे अब मैंने तुझसे ठीक से बात की है तो तू भी ठीक से जवाब देना। क्यों इतना गुस्सा कर रही है तू? देखिए माँ जी, आप मेरे रास्ते से हट जाइए और मुझे आगे जाने दीजिए। लेकिन बहू, अरे कब तक ऐसे गुस्से में रहेगी तू? अब तो समर भी अपने घर आ गया है, कमी तो बस तेरी है। फिर हमारा पूरा परिवार एक हो जाएगा। बस थोड़ा सा बदलाव ला दे अपने स्वभाव में। तूने तो हमेशा मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने आज तक तुझसे यही कहा है, चल घर पर, अकेली मत रह, मत तोड़ सारे रिश्ते। मुझे कहीं भी नहीं आना है। मेरी जिंदगी में अब एक ही लक्ष्य है और वो है पैसा कमाना और चैन से जीना। मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, तो आप मुझे फिर से पीछे मत खींचिए। लेकिन बहू, इतना पैसा कमाने का क्या फायदा जब तेरा असली धन ही तेरे पास नहीं है? मतलब असली धन यानी तेरा परिवार। हम जीवन भर बस पैसे कमाने के पीछे अपने रिश्तों को खो देते हैं। लेकिन तू ये गलती मत कर बेटा, क्योंकि आगे जाकर तू बहुत पछताएगी। बस माँ जी बस, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत हो गया। अब आगे बढ़िए और मुझे भी जाने दीजिए। और हाँ, मेरे बेटे का ख्याल रखना। फिर आ रही बरखा को हटाकर आगे निकल जाती है और बरखा जब घर पहुंचती है तब विराट और हसमुख को ये सारी बातें बताती है। लेकिन माँ, आपको उससे बात करने की क्या जरूरत थी? अरे वो औरत जब जब आपसे मिलती है तब तब वो आपका अपमान ही करती है। अरे वो काम से जा चुकी है। उसे अगर भगवान भी आकर बोले ना कि सुधर जाओ, तब भी वो नहीं सुधरेगी। हाँ बरखा, तुम उसे अपने हाल पर ही छोड़ दो। ये सब मुश्किल तो है, लेकिन अब आप दोनों की बातों को सुनकर मुझे भी यही लगता है कि मुझे उसे उसके हाल पर छोड़ना चाहिए। फिर एक दिन ऑफिस में, आरोही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो दरअसल, देखो अरविंद, मेरा दिमाग तो पहले से बहुत खराब हो चुका है, इसीलिए अभी नहीं, अभी तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन आरोही, प्लीज अरविंद, चले जाओ यहाँ से। क्यों अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ जाते हो मेरा मूड खराब करने? ठीक है आरोही, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास बात करने के लिए। वही सुनीता और बरखा दोनों समधन समर को पार्क में खेलने के लिए लेकर जाती है। तभी, कितना खुश लग रहा है ना हमारा समर। हाँ सुनीता जी, इतने दिनों बाद वो अपने परिवार वालों से मिला है, अच्छा अच्छा खाना खाया है, फिर क्यों नहीं होगा वो खुश? वरना बहू के साथ रहकर वो कितना दुबला पतला हो गया था। सच में हमारे समर को किसी की नजर ना लगे। माफ करना सुनीता जी, लेकिन आरोही आपकी बेटी होकर भी वो आपकी तरह कभी बन ही नहीं पाई। उसने तो किसी की भी इज्जत नहीं की, सबका तिरस्कार ही किया है और अब वो एकदम अकेली पड़ चुकी है। हाँ बरखा जी, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मेरी ही बेटी है वो, लेकिन सच कहूँ तो वो उसी लायक है, क्योंकि उसने जो सबके साथ किया है ना, उसके बाद उसे अकेले ही रहना चाहिए। ऐसे ही एक रात
समर बेटा, आज कौन सी स्टोरी सुनना है तुम्हें? कोई भी पापा, जो आपको पसंद है। आपको पता है, मम्मा को मैं रोज सोते समय मुझे स्टोरी बुक में से स्टोरी सुनाने के लिए कहता था, लेकिन वो मुझे कभी नहीं सुनाती थी। मैंने आपका मुझे स्टोरी सुनाना बहुत मिस किया पप्पा। लव यू पप्पा। लव यू टू बच्चे। वैसे अगर तुम्हें अपनी मम्मा से मिलने की इच्छा हो ना, तो तुम मुझसे कभी भी मिल सकते हो। उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। नहीं पप्पा, मैं अब मम्मा से कभी मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वो मुझे फिर से अपने साथ कहीं दूर लेकर जाएगी और मैं आप सबसे कभी नहीं मिल पाऊंगा और मैं पूरी तरह अकेला पड़ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। फिर एक दिन अचानक से आरोही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उस वक्त अरविंद को कॉल करती है। हेलो अरविंद, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। प्लीज यहाँ पर जल्दी आओ ना और मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अब तो मुझ में खड़े होने की भी ताकत नहीं है। नहीं आरोही, मैं वहां पर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया है। और उस दिन जब मैं मुसीबत में था और तुमसे मदद मांगने आया था, तब तुमने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। अरे तुम्हारा मूड तो हमेशा खराब ही रहता है और अपने मूड के हिसाब से ही तुम मुझसे बातचीत करती हो। अब सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करता तब तुम्हें कैसा लगता? माफ कर दो अरविंद, लेकिन मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं था। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। नहीं आरोही, अब तक मैंने तुम्हें बहुत समझ के लिया है, लेकिन अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि तुमसे तुम्हारे अपनों ने सारे रिश्ते नाते क्यों तोड़ दिए हैं और तुम्हारा ही बेटा तुम्हें छोड़कर अपने पिता के पास क्यों चला गया। अरे तुम जिस तरह से सबके साथ पेश आती हो ना, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर अरविंद फोन कॉल कट कर देता है और उसकी बातें सुनकर आरोही बहुत रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं अपना दर्द? मैंने तो सबको खो दिया है, कोई नहीं है मेरे पास। उस हालात में आरोही को बहुत अकेलापन महसूस होता है और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो रोकर अपने भाई रमन को कॉल करती है और उसकी बातें सुनकर रमन उसे वहां पर लेने आता है, जिसके बाद उसे मायके में ही एक कमरे में एडमिट किया जाता है और वो 2 दिन में ठीक हो जाती है। माँ, पापा, नेहा, रमन, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है और मैं काफी शर्मिंदा भी हूँ। मुझे सच में माफ कर दो। आरोही, तू हमारी ही बेटी है और हम लोग अगर तुझे माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन अगर तुझे सच में माफी मांगनी ही है तो वो ससुराल वालों से मांगनी चाहिए और खास करके अपने बेटे से। हाँ बेटा, सुनीता एकदम सही कह रही है। जाओ, सब कुछ ठीक कर दो, क्योंकि तेरे ससुराल वालों का बहुत दिल दुखा है और तुम्हें उनसे माफी तो मांगनी ही चाहिए। हाँ दीदी, मुझे कभी नहीं लगा था कि आपको अपनी गलती का एहसास भी होगा, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी आंखें खुल गई। फिर आरोही अपने ससुराल पहुंच जाती है और वो उन लोगों से माफी मांगती है, लेकिन तभी, नहीं आरोही, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, चली जाओ यहाँ से। हाँ बहू, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। अरे अब जब तुम अकेली पड़ गई हो तब बराबर तुम्हें अपने ससुराल वालों की याद आ रही है। अरे तुम तो अकेली ही रहो, वही हम सबके लिए अच्छा है, और दोबारा यहाँ पर आने की भूल कभी मत करना। ये आप सब क्या कह रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं सच में सुधरना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि इंसान की असली धन दौलत पैसा नहीं, बल्कि उसके अपने लोग होते हैं, और मैंने अपनों का दिल बहुत दुखाया है। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो सुधरने का। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। समर बेटा, बेटा तुम तो कुछ बोलो, तुम्हें तो मम्मा चाहिए ना? माफ करोगे ना अपनी मम्मा को? नहीं नहीं, मुझे मम्मा नहीं चाहिए, मुझे तो बस पापा के साथ रहना है और मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा, इसलिए आप यहाँ से चली जाओ। क्या? नहीं बेटा,
प्लीज ऐसा मत बोलो और मुझे माफ कर दो। आरोही अपने ससुराल वालों का गुस्सा देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। विराट, मैं एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। माँ जी, पापा जी, मैं एक सर्वगुण संपन्न बहू भी बनूंगी। और समर बेटा, मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। लेकिन बस एक बार सब कुछ भूलकर मुझे अपना लो। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। तभी सभी लोग अचानक से हंसने लगते हैं और ये देखकर आरोही एकदम हैरान रह जाती है। ये क्या? आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हम सब बस गुस्सा होने का नाटक कर रहे थे। क्या? हाँ मम्मा, हम सब आपको माफ करते हैं। और हाँ, अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे और हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। धन्यवाद बेटा। और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और आरोही अब सुधर कर अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताती है।